नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। पिछले कई दिनों से देश में हर रोज 50,000 से भी ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। यही वजह है कि कोरोना वायरस की नई लहर पिछले साल की याद दिला रही है और कई मामलों में तो बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है, क्योंकि अब लॉकडाउन तो है नहीं, लेकिन मामलों के जो रफ्तार है वो बुलेट की तेजी के साथ आगे बढ़ती जा रही है। ऐसे में देश में आई कोरोना की पिछली लहर में और इस बार की लहर में क्या अंतर है, उस पर करेंगे बात, जो हर किसी की चिंता बढ़ाने का काम कर रही है। इसके अलावा पिछले साल जब कोरोना वायरस आया था तब देश में लॉकडाउन लगा था। ऐसे में अनलॉक की आज की स्थिति के बाद, ऊपर से कोरोना केसेस की बढ़ती हुई रफ्तार के बाद, आखिरकार कैसे इस स्थिति से निपटा जाएगा, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, इस पर भी करेंगे बातचीत। इसके अलावा सितंबर अक्टूबर 2020 के वक्त भारत में 18,000 से 50,000 एक्टिव केसेस हुआ करते थे। 32 दिन में पहुंच गए थे यहां तक पिछली बार मामले, लेकिन इस बार 11 मार्च से 27 मार्च के बीच ही अंतर पूरा हो गया। ऐसे में आप मामले की गंभीरता को समझ सकते हैं। पहले की तरह ही इस बार भी सबसे ज्यादा खतरा महाराष्ट्र में ही देखने को मिला है। पिछले साल जहां पर 11,000 से 22,000 एक्टिव केसेस पहुंचने में 31 दिन लगे थे, इस बार यह आंकड़ा महज 9 दिन में ही पार हो गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई कोरोना की घातक वेव का शिकार बनी हुई है। इस बार यहां पर हर दिन आने वाले कोरोना के केसेस का आंकड़ा 850 से 2100 तक सिर्फ 24 दिन में पहुंच गया, जबकि पिछले साल यही आंकड़े को छूने में 1 महीने का वक्त लग गया था। महाराष्ट्र जैसा हाल ही गुजरात का भी हुआ है, जहां बीते 1 साल में एक नियमित रफ्तार से कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, लेकिन इस बार तो मानो ये केसेस बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। किसी का इस पर कंट्रोल ही नजर नहीं आ रहा। गुजरात में इस बार बीते 1 हफ्ते से हर रोज 1500 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, चिंता को बढ़ाते हुए। उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर पंजाब में इस बार चिंता और ज्यादा बढ़ती हुई, क्योंकि यहाँ पर बीते 1 हफ्ते से हर रोज 2500 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। चिंता की बात यह भी है कि पंजाब में कोरोना के यूके स्ट्रेन के सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कई राज्यों पर सवाल खड़े किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि राज्य कोरोना टेस्ट की संख्या क्यों नहीं बढ़ा रहे। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिरकार मेट्रो सिटी की लापरवाही कितनों पर भारी पड़ेगी। आज इसी मुद्दे पर होगी हमारी चर्चा अपने पूरे खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले आपको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुनवा देते हैं कि कोरोना के इन डराने वाले आंकड़ों पर उनका क्या कहना है। सुनिए। एवरेज डेली डेथ महाराष्ट्र में फरवरी के दूसरे सप्ताह में 32 मृत्यु होती थी कोविड से औसतन प्रतिदिन। ये बढ़कर अब 118 मृत्यु औसतन प्रतिदिन हो गई हैं। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में 24,143 एक्टिव केसेस हैं। पंजाब में भी फरवरी के दूसरे सप्ताह में 240 केस औसतन प्रतिदिन आते थे। ये संख्या बढ़कर अब 2,742 केस हो गई है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि पंजाब की पॉजिटिविटी ऑलमोस्ट 9% है। इसका अर्थ ये है कि आप पर्याप्त संख्या में टेस्ट नहीं कर रहे हैं और आप जितने पॉजिटिव लोग हैं न तो उनको चिन्हित कर पा रहे हैं और न ही उनको अलग से फिजिकली आइसोलेट कर पा रहे हैं। This signifies that neither are you doing adequate number of tests nor are you able to promptly isolate the positive people. 10 जिले जो देश में जहां अधिकतम एक्टिव केसेस हैं उनमें पुणे, मुंबई, नागपुर, थाने, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु अर्बन, नांदेड़, दिल्ली और अहमदनगर है। यानी जो 10 जिले हैं जहां की अधिकांश एक्टिव केस केंद्रित हैं, उनमें 8 जिले महाराष्ट्र के हैं, 1 दिल्ली है। हम दिल्ली को एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मानते हैं, हालांकि यहाँ टेक्निकली स्पीकिंग देयर आर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स, बट वी आर टेकिंग दिल्ली एज वन डिस्ट्रिक्ट। एंड बेंगलुरु अर्बन, 1 जिला कर्नाटक का, 1 दिल्ली और 8 जिले महाराष्ट्र के। अब जो परिवर्तन हो रहा है 1 अप्रैल से वो ये है कि जो भी देश का निवासी 45 बरस से ऊपर की आयु के हैं
उनको बिना किसी कोमॉर्बिडिटी के वो वैक्सीनेशन ले पाएंगे। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो वही है, www.cowin.gov.in एक वेबसाइट ये है। इस पर जाकर आप या तो एडवांस अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, अगर आप वो कष्ट नहीं उठाना चाहते तो आप अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर 3 बजे के बाद जाके ऑन साइट रजिस्ट्रेशन, जिसे आप बोलचाल की भाषा में वॉक इन रजिस्ट्रेशन कहते हैं, वो करा सकते हैं। नमस्कार। कल दिल्ली में 1904 पॉजिटिव केसेस थे। पॉजिटिविटी रेट था 2.77। और कल होली थी, जो आज रिपोर्ट आएगी उसमें तो खैर काफ़ी कम केसेज हैं। और दिल्ली के अंदर भी और पूरे देश में लगभग 50,000 से ऊपर केस डेली आ रहे हैं। दिल्ली में हम जो टेस्ट कर रहे हैं, एवरेज कल होली थी थोड़ा कम थे, एवरेज हम 80 से 90,000 टेस्ट डेली कर रहे हैं और पूरी तरह से कड़ाई बढ़ती जा रही है। और जितनी भी इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए वो भी जागरूक किया जा रहा है। मैं फिर से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, मास्क जरूर लगाएं, मास्क की वजह से हम सुरक्षित सकते हैं। सर, ये इसको लहर कह सकते हैं, वेव कह सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी आइडेंटिफाई किया था या रिकग्नाइज किया था वेव के तौर पर, क्या इसको वेव कह सकते हैं दिल्ली के अंदर? देखिए, पूरे देश में ही सेम ही ट्रेंड चल रहा है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में अलग है, पूरे देश के अंदर 10,000 से नीचे केस आ गए थे, अब वो 6 गुना केस बढ़ गए हैं। तो दिल्ली में भी वही ट्रेंड है। और इसको देखो, लहर तक कहने के लिए मुझे लगता है 1 हफ्ता आपको। ऐसे में कोरोना संक्रमण की इस बढ़ती हुई रफ्तार के बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन मेट्रो सिटी की लापरवाही कितनों पर पड़ेगी भारी। जी हां, जो कुछ खास मेट्रो सिटीज है, जिस तरह से वहां पर तेजी के साथ संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में क्या वहां पर लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं वो अन्य तमाम लोगों को भी भुगतनी पड़ेगी, उसका खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ेगा? बहुत बड़ा सवाल है। मेट्रो सिटी की लापरवाही कितनों पर पड़ेगी भारी? संक्रमण की तेज रफ्तार कैसे रुकेगा प्रहार? दवाई के साथ कड़ाई का संकल्प कहीं भूल तो नहीं गए लोग? क्या इसी वजह से संक्रमण के मामले अब तेजी के साथ बढ़ते हुए, क्योंकि दवाई आने के बाद कड़ाई का जो संदेश था कहीं ना कहीं लोगों ने उस पर इंप्लीमेंट करना छोड़ दिया था। कहीं ना कहीं लोगों ने यहां पर लापरवाही बरतनी शुरू कर दी थी। कोरोना के बढ़ते कहर पर सभी दल क्यों नहीं आते एक साथ? राजनीतिक दलों से भी ये सवाल करेंगे, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ अजय वर्मा, कांग्रेस नेता भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। और राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर MC मिश्रा, आप इससे ये आंकड़े और इन आंकड़ों की भयावहता को मैं समझना चाहूंगी। आखिरकार जिस तेजी के साथ संक्रमण बढ़ता जा रहा है, संक्रमण की चेन तमाम लोगों को अपनी जद में लेती जा रही है। पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो पिछले साल तो लॉकडाउन था, तब इतने आंकड़े थे। अब इस बार बिना लॉकडाउन के आखिरकार ये आंकड़े कहां जाकर थमेंगे? और लापरवाही का आलम जिस तरह से तमाम बड़े बाजारों में, तमाम मॉल्स में हम आज की तारीख में भी देखने को मिल रहा है हमको, आखिरकार लोग फिर कब सबक लेंगे? क्या किया जाना चाहिए? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और आई थिंक इसको अगर हम देखें तो इसके 3 विशेष कारण हैं। जो ये सेकंड वेव कह लो इसको, हाँ। दूसरी लहर या जो भी आप कह लें, जो केसेस में 6 गुना बढ़ोतरी हुई है पिछले 3 हफ्तों में, हाँ। तो इसके 3 मुख्य कारण हैं जो आपने अपनी स्टोरी में भी बताया, आपने भी कहा। हाँ। कि लोगों ने ये मान लिया था कि कोविड खत्म हो गया है, चला गया है, क्योंकि 10,000 केसेस प्रतिदिन आ रहे थे। तो लेकिन लोग ये भूल गए कि वो 10,000 संक्रमण के केसेस आ रहे थे, कोई 100 या 10 नहीं आ रहे थे। नंबर 1। नंबर 2, बिल्कुल भी लोगों ने अपने को नॉर्मल बिहेवियर शुरू कर दिया। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बिल्कुल तिलांजलि दे दी गई, सब ज्यादातर लोगों ने, चाहे वो कोई भी हो। और उसके अलावा जो म्यूटेशंस, अब हमारे भारत के जो म्यूटेशंस हैं वही इस समय ज्यादा प्रचलित हैं, चाहे बेंगलोर हो, चाहे बॉम्बे, एक्सेप्ट पंजाब में थोड़ा यूके वेरिएंट है, बट कमोवेश ये हमारे अपने वेरिएंट्स हैं जो अब काफी तेजी से फैल रहे हैं। और ये हमने यूके में भी देखा था, साउथ अफ्रीका में भी देखा, ब्राजील में भी देखा। जब म्यूटेशंस, किसी भी चरित्र बदलता है वायरस अपना, तो वो या तो उस इनफेक्टिव हो जाता है, या वैसे ही रहता है, या फिर ज्यादा इन्वेसिव हो जाता है, ज्यादा संक्रमण करता है। ये अनफॉर्चुनेटली संक्रमण बहुत तेजी से फैला रहा है एज कंपेयर टू
जो हमारा ओरिजिनल कोरोना वायरस था। और अगर देखें बेसिक रिप्रोडक्शन रेट इस वाले इन्फेक्शन का, तो वो करीब 1.65 है, जो अपने में काफी माना जाता है। R0 होता है जो एक जने से एक जने को लगे, लेकिन जब ज्यादा लगता है तो 10 व्यक्ति 16 व्यक्तियों को संक्रमण दे सकते हैं। एक व्यक्ति 4 से 6 लोगों को संक्रमण दे सकता है, और वो फिर मल्टीप्लाई होता है। और उसमें तीसरा जो कारण है, भी कहा जाता है। हाँ, उसे कम्युनिटी स्प्रेड तो है ही अभी है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। अच्छा, जो तीसरा कारण है वो है सुपर स्प्रेडर्स। अब जो हमारे यंग लोग हैं, जैसे अभी एक स्टोरी आई थी अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद में 5 छात्रों को RT-PCR पॉजिटिव आया, और उन्होंने सबसे छुपाया और अपने पूरे कैंपस में घूमते रहे, एग्जाम देते रहे, क्योंकि वो लक्षण रहित थे। अब जो स्पेक्ट्रम है, ज्यादातर लोगों को लक्षण रहित है या बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो उससे फिर संक्रमण भी फैल रहा है, क्योंकि लोग अपने को क्वारंटाइन नहीं कर रहे, चाहे कमरे में, अपने हॉस्टल के कमरे में या घर में। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, और इस पे मैं समझता हूँ दो दुधारी डॉक्टर मिश्रा, कुल मिलाकर कोरोना से ज्यादा बड़ी चुनौती तो ऐसे लोग हो गए जो जानबूझकर छिपाने लगे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, इस तरह से खुद की जान को भी खतरा और अपने आसपास के लोगों की जान को भी खतरा पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाना चाहिए? आखिरकार हर संभव तरीका से हम देख रहे हैं लोगों को जागरूक करने का, लेकिन फिर भी अगर लोग नहीं मान रहे तो क्या किया जा सकता है? नहीं, इसको तो डिसिप्लिन को तो थोड़ा एनफोर्स करना पड़ेगा, चाहे किसी कोई कैंपस हो, चाहे कम्युनिटी हो, और जहाँ पे भी क्लस्टर्स हैं। और दूसरा जो इसमें हथियार हमारे पास अब है, जो पहले नहीं था, जो पिछले वाले वेव में, वो है वैक्सीनेशन। तो टीकाकरण अभियान में बहुत तेजी लाने की आवश्यकता है उन जगहों पे जहाँ पे संक्रमण तेजी से फैल रहा है। तो ये है कि अगले 1-1.5 महीने में काफी इस पे अंकुश लगाया जा सकता है, और लोगों को, आप लोगों के माध्यम से भी, वैसे भी सोशल मीडिया के द्वारा भी, सरकारों के द्वारा भी, राज्य सरकारें और भारत सरकार ने जिस तरह से मिलके पहले काम किया, वैसे ही अब भी काम करने की आवश्यकता है। अभी बड़े लॉकडाउन से शायद कुछ बहुत ज्यादा हासिल नहीं होगा, लेकिन सीमित लॉकडाउन कर सकते हैं। ठीक है, विपिन शर्मा, आपके पास आते हुए, क्या आपको लग रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन पहले था केंद्र सरकार के बीच में, तमाम राज्य सरकारों के बीच में, क्या कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है, जिस वजह से आंकड़े एक बार फिर से कोरोना केसेस की जो लहर, इस लहर का जो कहर इस समय हम देख रहे हैं, क्या वजह मानते हैं आप? जिस तरह से कहा भी गया, स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा गया कि भाई राज्य सरकारों ने ढिलाई बरती है, लापरवाही बरती है, उन्होंने जो टेस्टों की संख्या थी उसे नहीं बढ़ाया। एक ये बड़ा कारण बताया गया स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। दूसरा बड़ा कारण ये बता दिया गया कि भाई जो लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे थे उन्हें प्रॉपर तरीके से आइसोलेट नहीं करवाया गया, जिस वजह से ये चेन नहीं टूट पाई संक्रमण की। आपको क्या लगता है? देखिए, निश्चित बात है, वो तो कारण है ही, साथ में लोगों ने हल्के में लेना शुरू कर दिया। मैं एक उदाहरण दूंगा, मैं उपला मंडी गया, वहां पर मैंने देखा लोगों ने बिल्कुल धज्जियां उड़ा रखी हैं, जितने जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम कहिए या मास्क पहनने को कहिए। तो मैंने लोगों से पूछा कि क्या हो गया, कहते कमाल है, आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, वैक्सीनेशन की का अभियान शुरू हो चुका है, कोरोना, मैंने बोला कोरोना पे जीत पा ली क्या? आप लोग जिस तरह से हल्के में ले रहे हैं, नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं इस समय, जो आप क्या भूल गए कि ये अभी सफर लंबा है काफी, और अभी यहाँ पर अगर हमने कोरोना पे काबू पाना है तो हमारे को सचेत रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और अभी ये दूसरे स्ट्रेन जो आ रहे हैं, दूसरे यूके, आप ग्रेट ब्रिटेन से कहिए, ब्राजील से कहिए, साउथ अफ्रीका से कहिए, और ये लोगों को देखिए याद रखना पड़ेगा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग के जितने नियमों का सरकार की तरफ से, बाकी डॉक्टर हमारे देश के जितने बार बार सचेत कर रहे हैं, उनका आपको अनुपालन करते रहना पड़ेगा। क्योंकि वो अलग बात है कि 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है, एक नई उम्मीद की किरण जगी है, लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा है, लोगों ने घरों से निकलना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी सफर लंबा इसलिए भी है क्योंकि जितने आपके स्वास्थ्य चिकित्सक हैं वो बार बार सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि यहाँ पर जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं, और यहाँ पर क्या करना चाहिए था। एक देखिए, जो एक सरकार का भी दायित्व है कि एक तो ये बात है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों में आपस में तालमेल का अभाव था। पहले आप चरण की बात करें, वहां पर ये देखने को मिला कि जब प्रवासी मजदूर मजबूर हो गए पलायन करने के लिए, क्योंकि आपस में तालमेल का अभाव था, एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ते रहे। यहाँ पर कम से कम, क्योंकि ये समझना पड़ेगा कि देश को अगर कोरोना काल से उभारना है, वैश्विक महामारी के इस दौर से, तो यहाँ पर सबको तालमेल भी बना के रखना पड़ेगा, और जितने नियम हैं उनका अच्छे तरीके से अनुपालन करते रहना पड़ेगा। टीकाकरण अपनी तरफ, लेकिन उसके बाद भी, टीकाकरण के बाद भी आप ये नहीं हल्के में ले सकते कि आप मास्क पहनना छोड़ दें, आप हाथ को सैनिटाइजर ना इस्तेमाल करें। जहां पर आपने लापरवाही बरती, वहीं पर ही आप समझिए दुर्घटना घट गई। ठीक है, राहुल जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है?
आखिरकार ये आंकड़े तेजी के साथ क्यों बढ़ते जा रहे हैं? कहां कमी रह गई? कोरोना महामारी से जंग लड़ते लड़ते कहां चूक हो गई, कहां ढिलाई बरती गई? और वैक्सीनेशन आने के बाद तो मामले तेजी के साथ घटने चाहिए थे, लेकिन हो उल्टा रहा है। ऐसे में क्या लोग अब इस संकल्प को भूलते जा रहे हैं, दवाई भी और कड़ाई भी वाला? देखिए, दवाई और कड़ाई बराबर कहा जा रहा है, मीडिया में लगातार आ भी रहा है, लेकिन हाँ। हम लोग देख रहे हैं कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज की देखिए, जो चीजें कही जा रही हैं कि यहाँ पे केंद्र राज्य के संबंधों को लेके कि आपस में जो तालमेल होना चाहिए वो तालमेल नहीं है, इससे मैं सहमत हूँ। लेकिन देखिए, एक चीज ये भी है कि यहाँ पे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन सारा का सारा जो है कि पिछले साल से हम लोग कोरोना मैनेजमेंट कर रहे हैं। कई जगह पे चूंकि इसमें काफी केंद्रीकृत व्यवस्था है, यानी केंद्र सरकार के पास काफी ज्यादा शक्तियां हैं, तो केंद्र सरकार कई बार एकीकृत उन्होंने निर्णय लिया और उसके कई लाभ भी मिले हैं। लेकिन अब इस समय मैं जैसा देख पा रहा हूं, पिछले बिहार विधानसभा के चुनाव से ही शिल्पा जी, एक चीज मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि आखिर लोग अभी भी क्यों नहीं इसको गंभीरता से ले रहे हैं। देखिए, लोग किसको रोल मॉडल मानते हैं? लोग रोल मॉडल मानते हैं अपने जो उनके नेता होते हैं उसको रोल मॉडल मानते हैं। अभी हम लोग देखा था बिहार विधानसभा के चुनाव में, हम लोगों ने देखा पूरा चुनाव हुआ लेकिन उसमें कोई भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा था। अभी इस समय लगातार पिछले कई महीने से टीवी चैनलों पे लगातार पश्चिम बंगाल के रिपोर्टिंग हो रहे हैं। अभी आज भी वहां पे लगातार चुनावी चहल पहल जारी है। क्या उस पूरे भीड़ में अभी आज जो वहां पे ममता बनर्जी के रोड शो निकले हैं, चाहे वहां पे जो है कि वो बीजेपी के रोड शो निकले हैं, क्या उसमें हम लोगों ने कोरोना का कोई गाइडलाइन पालन होते हुए देखा? बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। तो लोगों में जो एक संकेत जाता है कि अरे पश्चिम बंगाल में वहां पे तो इलेक्शन हो रहा है, वहां पे तो कोई पालन नहीं कर रहा है, तो संभवतः शायद वहां पे नहीं होगा कोरोना, तो फिर यहाँ कैसे हो जाएगा? बिल्कुल। इसलिए ये जो पार्टियों के लिए बहुत आवश्यक चीज है। आज दिन भर की तस्वीरें आप कहीं पर भी जाके देख लीजिए, तो वो जो पूरा गैदरिंग है उसमें लग ही नहीं रहा है कि हम लोग एक कोरोना के बीच में एक चुनाव संपन्न हो रहा है। अरविंद जी, तो ऐसे में लोग आपकी बातों पर विश्वास करें तो कैसे करें? आप कर लीजिए तमाम कोशिशें, आप कर लीजिए हर संभव तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम, लेकिन जब आप एग्जाम्पल ही सेट नहीं करेंगे, क्या चुनावी मौसम में, चुनावी सीजन में कोरोना डीएक्टिवेट हो जाता है क्या? क्योंकि चुनावी रैलियों में जिस तरह की भीड़, जिस तरह से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती नजर आती है, उससे तो यही कहा जा सकता है। जवाब दीजिए। देखिए, भारत ने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है वो काबिले तारीफ है, और इसकी प्रशंसा केवल देश में ही नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। और भारत सरकार राज्यों के सहयोग से राज्यों के साथ लगातार मीटिंग करके क्या चाहिए, कैसे करना है, डिसीजन लिया है। और आपको मैं बताऊं, एक राज्य भी ऐसा नहीं है जो केंद्र पर आरोप लगाया हो कि केंद्र से उसने कोई सहायता मांगी हो, कोई वैक्सीन की संख्या बताई हो और उतना सहयोग केंद्र से मिला न हो। लेकिन मैं साथ साथ यह भी कहूंगा कि अभी कोरोना गया नहीं है, कड़ाई भी जरूरी है, दवाई भी जरूरी है। रह गई बात चुनावों की, तो चुनाव कहाँ होंगे, नहीं होंगे, ये भारत सरकार का डिसीजन नहीं होता है, चुनाव आयोग का डिसीजन होता है। और लोकतंत्र में चुनाव भी जरूरी होते हैं। जहाँ चुनाव है वहाँ हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बार बार आग्रह भी कर रहे हैं कि कोई लापरवाही नहीं बरती जाना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर कौन सा चुनाव है, महाराष्ट्र के अंदर कौन सा चुनाव है कि कोरोना इतना हाइप पा रहा है, कोरोना के केसेस दिन दूना और रात चौगुना बढ़ रहे हैं। इसलिए केवल और केवल सारा दोष चुनावों के ऊपर डाल देना ये ठीक नहीं है। हमें समझना होगा कि इसको रोकने के लिए सभी स्टेट गवर्नमेंट को एकीकृत केंद्र के साथ बैठ के समन्वय करके कदम उठाने होंगे, और साथ साथ जनता का भी सहयोग अपेक्षित है। जब तक सब मिलकर सहयोग नहीं करेंगे तब तक कोरोना को हराना उतना संभव नहीं होगा। अरविंद जी, उतना मेरा आपसे आसान सीधा नहीं सा सवाल था, जी। जनता के सहयोग की आप अपेक्षा की बात कर रहे हैं, सब कुछ जनता ही कर ले, राजनेताओं की तरफ से कुछ ना किया जाए? नहीं, मैंने सिर्फ ये भाषण दिया जाए, देखिए, मैंने ये नसीहतें दी जाए। मैंने ये कहा कि इस लड़ाई में इसको बिना राजनीतिक चश्मे से देखे हुए सबके सहयोग की जरूरत है। सिर्फ जनता नहीं, सिर्फ सरकार नहीं, कोई एक पार्टी नहीं, सब साथ बैठकर राजनीति से इसको दूर रख के कैसे मिनिमाइज होगा ये प्रयास करना जरूरी है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बार बार कहा है, कोरोना जैसे महामारी को कभी भी राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश नहीं करना चाहिए। कहा बेहतरीन काम आपकी सरकार देखी है, नो डाउट, हर स्तर पर इसकी तारीफ भी हुई है, तारीफ हुई है तो स्वीकार करना बनता है। लेकिन आप ये बताइए कि अगर आपकी तमाम उन रैलियों में जहां पर भीड़ एकत्रित हुई चुनावी सीजन के दौरान
क्या आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि भाई अगर आप लोगों ने वहां पर रैलियों की व्यवस्था की है तो ये भी व्यवस्था करवाए कि कोरोना गाइडलाइंस का 100% तरीके से वहां धरातल पर पालन हो, और अगर नहीं होता है तो रद्द करवाइए रैलियां। देखिए, भारतीय जनता लोगों की जान ज्यादा प्यारी है या चुनाव ज्यादा प्यारी है? ये एग्जांपल भी तो सेट किया जा सकता था ताकि विपक्ष को आप लोग जवाब दे पाते। भारतीय जनता पार्टी कोई भी रैली करने के पहले सुनिश्चित करती है और बार बार मैसेज देती है, और जो सिटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं वो उसमें भी हम कोरोना गाइडलाइन का 100% पालन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्यों ये सवाल बार बार भारतीय जनता पार्टी से आप पूछ रही हैं। बंगाल में ममता बनर्जी जी का शासन है, आप टीएमसी से भी पूछती, कांग्रेस के लोगों से भी ये सवाल करती। अरविंद जी, ये सवाल सभी से है। मैंने सार्वजनिक सवाल किया, सबों से सवाल किया। नहीं राहुल जी, आपने जो कहा है उस पे मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। आपने जो कहा है उसको मैं नहीं टोका है, उसके खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैंने केवल इतना ही कहा है कि इसमें सबका सहयोग अपेक्षित है, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में चुनाव बिल्कुल आवश्यक है, कोई नहीं कह रहा कि चुनाव रुकने चाहिए, लेकिन चुनाव अगर कोरोना गाइडलाइंस के पालन करते हुए हो जाए तो क्या परेशानी? आज तो हम लोग का तकनीकी रूप में तो सभी सहमत है, इससे कौन इनकार कर सकता है? देखिए, आज दो हम लोगों ने देखा नंदीग्राम में ही, आज वहां पे ममता बनर्जी के भी पूरे हमने रोड शो को देखा, वहां पे भी कोई पालन नहीं हो रहा था सोशल डिस्टेंसिंग का, या फिर वहां पे अमित शाह जी का भी जो रोड शो था उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते हुए बिल्कुल ऑन कैमरा पूरा देश ने देखा है, नहीं हो रहा था ये। तो फिर तो सवाल उठेंगे ना। ठीक है, अजय वर्मा आपके पास आते हुए जल्दी से कम से कम कोरोना महामारी पर तो पक्ष विपक्ष, कांग्रेस बीजेपी एक साथ खड़े होने चाहिए थे, एक साथ मिलकर आप लोगों को लड़ाई लड़नी चाहिए थी। लेकिन यहां पर भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों की लड़ाई में कौन पिस रहा है? आम जनता पिस रही है। खास तौर पर जरा महाराष्ट्र पर जवाब दीजिएगा, वहां तो कोई चुनाव नहीं है, जिस तरह से अरविंद सिंह ने सवाल उठाया है वहां पर, तो फिर वहां आंकड़े क्यों बढ़ते जा रहे हैं? वहां क्या कमी हो गई है? महाराष्ट्र से पहले मैं आपको ये बता दूं शिल्पा, देश के ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 18 दिन में युद्ध जीता जाता है और 21 दिन में हम इस कोरोना को भगा देंगे। 1,60,000 से ज्यादा मौतें हो गई। मैं अपने विद्वान अधिवक्ताओं को सुन रहा था सबको, मिश्रा जी की बात बहुत अच्छी लगी, और 1,20,00,000 से ज्यादा मरीज हो गए। और अब कह रहे हैं साहब कि पहले तो कहते थे थाली थाली बजाइए, अब कह रहे हैं साहब कि कोरोना टीका लगवाइए। अरे तो अजय वर्मा जी, जो प्रश्न किया जाता है, दिक्कत यह है उस पर आप कभी केंद्रित नहीं रहते हैं और उसका जवाब नहीं देते। आपको कोरोना पर डाउट हो रहा है? जो प्रश्न किया गया है महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या क्यों बढ़ रही है, उसका जवाब नहीं देकर उनको गाली देने में कम से कम समय उनको मिलना चाहिए। चर्चा कर लीजिए। अजय जी, जल्दी से मुद्दे पर आइए। लोगों ने अपने विचार रखे, मैं बीच में नहीं बोला, कम से कम बुद्धिमत्ता तो है नहीं। ठीक है अजय जी, बोलिए। अजय जी सुन रहे हैं सब लोग, बोलिए, जवाब भी दीजिएगा, महाराष्ट्र के मुद्दे पर भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक आंकड़े वहीं से निकलकर सामने आ रहे हैं। बोलिए सर। आपको मैं ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के बंद कर दूं, आपको ये लगता है तो महाराष्ट्र बोल के मैं बंदी करे देता हूं। बोलिए सर, बोलिए। आपने सबको 2-2, 3-3 मिनट दिया, मुझे आप चाहती है महाराष्ट्र बोल के बंद। दिस इज योर टाइम सर, प्लीज टेक योर टाइम, डोंट वेस्ट इट, कंटिन्यू योरसेल्फ सर। No, please. It is not favorable. No, it is not favorable. This is please not don't right. waste time. Please come on. बात ये है सीधी सी कि मुझे भगवान किसी को कोरोना ना करे, समझे आप? अच्छा है भगवान सबकी मदद रखे, किसी को ना करे, लेकिन मुझे तो कोरोना पे ही डाउट है। 5 राज्यों में जहां जहां चुनाव हो रहा वहां कोरोना का कोई ना आंकड़ा है, ना कोरोना है, ना कुछ है। मुझे लग रहा है ये भी जिले इलाही से परमिशन लेके जाता है जहां जाना होता है। इसके पीछे की जो सोची समझी चीजें हैं मुझे समझना पड़ेगा, ये क्रोनोलॉजी आखिर क्या है। मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं इस पर। मैं ये नहीं कह रहा, इसकी परिस्थितियों को देख के अभी आपने बंगाल में प्रधानमंत्री साहब 20-20 रैली रख रहे हैं जैसे नगर निगम का चुनाव है। नगर निगम का चुनाव है। अरे भाई, देश में कोरोना से करोड़ों लोग मर रहे हैं। अजय जी, महाराष्ट्र के ऊपर जो पूछा गया उस पर थोड़ा बोलिए, हम लोग भी सुनना चाहते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है? आप बीच में बोल रहे हैं। अजय जी सुनिए, सर, डिबेट का डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है, सभी को सर लिमिटेड समय मिलता है। आपसे मैंने जो सवाल किया था, आप जल्दी से उस मुद्दे पर आइए। मैं इसी बात का इंतजार कर रही हूँ कि चलिए ठीक है, एक्सप्लेन करते करते, भूमिका बनाते बनाते कब आप मसले पर आएंगे सर, प्लीज। देखिए, कोरोना किसी भी स्टेट में कहीं हो सकता है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, लेकिन इसमें देश की सरकार एक अपना जो भी काम कर रही है वो कोरोना के लिए लड़ाई जनता के ऊपर छोड़ देती है। ये लोग केवल चुनाव जीतने के लिए अब ढाका साहब पहुंच जाते हैं
और वहां जाके साहब दूसरे एक सेकंड, तमाम राज्यों से जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं अजय वर्मा जी, क्या वहां पर राज्य सरकार की नाकामियां कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ढिलाइयां, लापरवाहियां स्वीकार करते हैं आप इस बात को? कोई राज्य देखिए ये सब देखिए कहीं भी सरकार में जहां कोरोना बढ़ता है, हाँ। संक्रमण किसी को ये नहीं देख रहा कि वो बीजेपी है, कांग्रेस है, जनता दल है, अदर्स है, या आप है या मैं हूँ, बिल्कुल सही, जर्नलिस्ट है या नेता है या अभिनेता है, बिल्कुल सही, जिसको आएगा संक्रमण आएगा। हाँ। लेकिन देश की सरकार का डिजास्टर मैनेजमेंट, तो यही तो मैं जानना चाह रही हूँ कि कोरोना की किसी से यारी नहीं है, ऐसे में हम सबको एकजुट होना होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर आता नहीं है। सब सिर्फ एक दूसरे पर टॉपिक ट्रांसफर कर देते हैं, एक दूसरे की लापरवाही गिनवानी शुरू कर देते हैं। ठीक है सर। अरविंद जी, ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठे थे। ठीक है, आपकी केंद्र में सरकार है, हर संभव आप प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप लोग तालमेल नहीं बैठा पाए हैं, ये सबसे बड़ा आरोप आप पर लग रहा है। कहीं ना कहीं ये नाकामी क्या आपको नजर नहीं आती? क्या इस स्तर पर आप लोगों का फेलियर नहीं दिखाई देता? देखिए, ये आरोप 100% मिथ्या है। केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन करके बेहतरीन काम किया है। और आपको मैं बताऊं, चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, चाहे पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हो, या मुंबई के जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। एक मिनट अजय जी, मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, आपसे प्रश्न नहीं किया गया है, सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ अजय जी, आप सुन लीजिए, मेरे बोलने के बाद आप बोलिएगा। अजय जी आ रही हूँ, फिर अजय जी आपसे अजय जी आपके पास ही आए। कैसे जीते, आसाम कैसे, अजय जी दिक्कत ये है, अच्छा ठीक है, अजय जी सुन तो लीजिए, नहीं रहते चलिए ठीक है, आप मुझे लग रहा है तिल मिलाए हुए हैं। अरविंद जी जल्दी, अरविंद जी अजय जी को छोड़िए, आप मुद्दे पर आइए, उसके बाद में उनसे कम नहीं होगी तो मैं कैसे बोलूंगा? अजय जी एक मिनट सुन लीजिए, अजय जी सुन लीजिए, आप बोलिएगा, उसके बाद आप ही के पास आ रही है, उसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ सर, अपने समय पर बोलिएगा। सुन लीजिए, ये कोई तरीका नहीं होता है डिबेट का। आप राहुल गांधी जी जैसे बिहेव मत करिए, थोड़ा अरविंद जी मुद्दे पर आइए प्लीज, कम ऑन द पॉइंट। प्रश्न मुझसे पूछा गया है और जवाब आप दे रहे हैं। कम ऑन द क्वेश्चन क्यों बन रहे हैं? अरविंद जी प्लीज राहुल गांधी पर मत जाइए क्यों कर रहे हैं? सर, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। अब मैं जवाब दे रहा हूँ, चुप कराइए। देखिए, चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, या पंजाब के मुख्यमंत्री हो, या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, यहाँ सब विपक्ष की सरकारें हैं। एक मुख्यमंत्री ने भी नहीं कहा है कि केंद्र सरकार ने कोई सहयोग किया है। जितनी भी सहायता मांगी गई है केंद्र ने दिया है, केंद्र दे रहा है और आगे भी देगा। केंद्र का मानना है कोरोना जैसे इश्यू को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। देश के सभी नागरिक हमारे नागरिक हैं, उनके जान माल का ध्यान रखना सबका कर्तव्य है। केंद्र से जो भी सहायता मांगा गया है, जिस समय मांगा गया है, केंद्र हमेशा राज्यों के साथ खड़ा रहा है और रहेगा, और इसकी प्रशंसा विपक्षी राज्यों ने भी की है। ये रिकॉर्ड पे है। ये बात अजय वर्मा को क्यों समझ में नहीं आती है? ठीक है, अजय वर्मा के पास आते हैं सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पर चुनाव पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ठीक है, जायज है, ये बात आपकी जायज है अजय वर्मा जी। लेकिन आप मुझे जरा इतना बताइए, महाराष्ट्र के पुणे में जहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस है, वहां से ये खबर आ रही है कि भाई वहां पर जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी सैलरी हाफ कर दी गई है। ऐसे में अब जरा ये बताएं कि कोरोना के खिलाफ इस जंग को फिर कैसे लड़ा जाएगा? महाराष्ट्र के केसेस की जो मैं आपसे बात कर रही थी, जिस पर आपने एक जवाब नहीं दिया, एक सिंगल सेंटेंस आपने नहीं बताया, आखिरकार अब बताइए, क्या इसी वजह से आप नहीं आ रहे थे मुद्दे पर? पुणे में इतने हाल बेहाल क्यों है? और ऊपर से जो कोरोना वॉरियर्स वहां पर अपनी जान को जोखिम में डालकर दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, कोरोना मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें अगर 50% सैलरी काट कर दी जाएगी तो जरा बताइए कितनी ताकत के साथ वो इस जंग को लड़ पाएंगे? फिर कमजोर नहीं हो जाएगी ये जंग? बोलिए सर। मेरा सुनेंगे आप? बोलिए सर, बोलिए अजय वर्मा जी, जवाब आप ही को दे। बोलिए। महाराष्ट्र तो जब पहली लहर आई थी, महाराष्ट्र तो सबसे ज्यादा पहली लहर में भी था। देश की सरकार से मांग की गई कि महाराष्ट्र को कोरोना के स्पेशल कैटेगरी में रख लीजिए, लेकिन महाराष्ट्र के लिए देश के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र का तो मैं बता ही रहा हूं। भारत एक घर है और घर का मुखिया
बच्चे जब कोई गलती करते हैं तो मुखिया डांटता अजय वर्मा जी, है, और एक अगर बात मुखिया बताइए, गलती करे तो उसे आपसे कौन जो डांटेगा? प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है अरविंद जी, अरविंद जी, अरविंद जी ठीक है, वो जो कहना चाहते हैं एक बार सुन तो लीजिए। अरविंद जी, अगर वो कोई सवाल आप पर खड़ा कर रहे हैं तो जरा सुन तो लीजिए। चुनाव जीतने में केवल सरकार किस तरह से दूसरे दलों के लोग मिलाए जाएं, ठीक है, उसमें ठीक लगे है, हुए आपका हैं। आरोप हो गया। और बताइए, अब महाराष्ट्र मुखिया पर जवाब गलती दीजिए। करेंगे तो इसका देश जवाब में मैं अरविंद जी से महंगाई ले रुकेगी, लूंगी। ना कोरोना रुकेगा, ना देश में बेरोजगारी रुकेगी, ना ठीक है, ठीक है, ठीक है, देश विपिन के जी। हालात बढ़ते चले जाएंगे, खराब हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, अजय जी आप महाराष्ट्र पर नहीं आएंगे, आप महाराष्ट्र पर नहीं आएंगे, उसके आंकड़ों पर नहीं आएंगे, पुणे के आंकड़ों पर नहीं आएंगे जहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस है। ठीक है, विपिन शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। विपिन शर्मा एक सवाल करना चाहते हैं आपसे, सुनिए सर। महाराष्ट्र की सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं करा कोरोना के लिए। महाराष्ट्र की अजय जी सुनिए, सुनिए है। अजय जी सुनिए। यहाँ पर पूर्व डायरेक्टर बैठे हैं एम्स के, तो हमें उनके भी कीमती समय का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो 23 लाख जो केंद्र सरकार की तरफ से एक आरोप लगाया गया है कि महाराष्ट्र ने मिसमैनेजमेंट करी है वैक्सीनेशन, इस पूरे अभियान की, टीकाकरण अभियान की, कि सिर्फ 23 लाख वैक्सीन का इस्तेमाल करा है, जो 54 लाख उनको मिले थे। इसका मतलब है कि सिर्फ 44% वो वैक्सीन का इस्तेमाल हुआ है। उस पर अजय वर्मा जी क्या बोलेंगे, क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार में ये भी शामिल है। दूसरी बात, मैं चाहूंगा इसमें जरूर रोशनी डालें। फिर एक सवाल अरविंद जी से पूछूंगा। अजय जी से मेरा दूसरा सवाल यह है कि जब इनसे पूछा गया था, कांग्रेस से पूछा गया था कि भाई आप कोरोना को लेकर बताइए कि क्या हालात है, महाराष्ट्र राजधानी बनने वाली है, कोरोना को कैपिटल बोलने वाले हैं, तो वहां पर उन्होंने बोला था हम डिसीजन मेकिंग में नहीं है। मतलब इसका मतलब तो एक आम आदमी ये समझेगा कि सिर्फ शिवसेना और एनसीपी सारे निर्णय ले रही है कि ऐसा। ठीक है, जवाब दीजिए अजय जी। देखिए, महाराष्ट्र का मतलब पूरा हिंदुस्तान नहीं है। महाराष्ट्र वन ऑफ द स्टेट ऑफ द हिंदुस्तान, वन ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडिया। 32 स्टेट्स में से एक स्टेट महाराष्ट्र इंडिया भी है। और महाराष्ट्र तो पहले से ही एपिक सेंटर बना हुआ था। गुजरात और महाराष्ट्र आपने देखा, और दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से पूरा फंडिंग दिया है जो भी मैक्सिमम कर सकते हैं, लेकिन केंद्र की सरकार ने इसको स्पेशल कैटेगरी में नहीं रखा। ये भी राइटिंग ऑन द वॉल है, एमसी डायरेक्टर भी बताएंगे और आप आंकड़े भी देख लीजिए। ये विपिन जी कुछ कहे या ये अरविंद जी कुछ कहे, नहीं कर रहे, जो आंकड़े आए हैं जनाब, आंकड़ों पर ही आते हैं। 54 लाख अगर वैक्सीन आपको दी गई है तो उसमें से 23 लाख की लटकाई है, किसकी जवाबदेही बनती है? शिल्पा जी जरा एक चीज मैं और जोड़ दूंगा। देखिए, क्या पीएम मोदी से इस बात का जवाब लें? ये बात तो आप ही को देना होगा ना जवाब, क्योंकि आप ही की वहां पर महाअघाड़ी सरकार है। हम तो शुरू से बता रहे हैं आपको, हम तो निष्पक्ष होकर ठीक है। सबसे राहुल जी पूछेंगे। अरविंद जी से मेरा ठीक है, दूसरा सवाल होगा। राहुल जी ऐड ऑन करना चाह रहे हैं कुछ, बोलिए। देखिए, जिस वक्त महाराष्ट्र एपिक सेंटर था और संक्रमण की दर वहां सबसे सर्वाधिक थी, तब मांग की गई थी केंद्र सरकार से कि महाराष्ट्र को स्पेशल कैटेगरी में आप स्पेशल वो दीजिए, एक्स्ट्रा दीजिए। अरे लेकिन जो दिया वहां वो कौन सा आपने यूटिलाइज कर लिया? वैक्सीन पे गया हुआ है। देखिए एक तो आंकड़े जो हम लोग को वहाँ के पुणे के आंकड़े हम लोगों को दिख रहे हैं, हाँ। जो आपने बताया वहाँ पे कि किस तरह से उन लोगों के सैलरी को आधा किया गया। एक ये भी देख, उनकी हिम्मत टूटने का काम है। हम लोग कोरोना की लड़ाई कैसे आधे अधूरे ढंग से लड़ रहे हैं। हाँ। ये घटनाक्रम, दूसरा घटनाक्रम और मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एम्स के पूर्व डायरेक्टर भी मौजूद हैं, वो भी पुष्टि करेंगे। हाँ। देश भर में कम से कम जो है कि 850 से 750 आसपास, कम से कम जो है कि वो पूरे देश भर में डॉक्टर शहीद हुए हैं कोरोना वॉरियर्स के रूप में। केंद्र सरकार ने 260 तक कोई अब तक जो है कि स्वीकार किया है। तो इसलिए जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो तमाम योजनाएं जो घोषित की गई थी, उसके बाद बीमा से लेकर तमाम तरह के प्रावधान, वो उन्हीं लोगों को मिल पाया है। बाकी जो डॉक्टर्स जो शहीद भी हो गए हैं कोरोना वॉरियर्स को लेकर, जिसके लिए हम लोगों ने ताली थाली तमाम तरह की चीजें बजाई थी, वो अब भी जो है कि वो इंतजार कर रहे हैं। तो इतना आधा अधूरा तो तरीका है, चाहे वो केंद्र को आप ले लीजिए, चाहे आपके राज्य सरकार। डॉक्टर मिश्रा इसके बारे में ज्यादा तफसील से बता पाएंगे। डॉक्टर मिश्रा, ये जंग तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन आधे अधूरे तरीकों से बीच बीच में थोड़ा जोश आ जाता है, फिर लापरवाही के आलम पर हम आमादा हो जाते हैं। क्या ऐसे जंग जीती जाएगी? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि इसको जितना कोऑर्डिनेशन पिछले अप्रैल से देखा गया और काफी देर तक चला वो कहीं ना कहीं अभी इस वर्ष में दिख नहीं रहा है। ये बात बिल्कुल सब तथ्य है। और वैक्सीनेशन की भी डोजेस वेस्ट भी हुई हैं और जितनी मिली है राज्यों को, वो उतना राज्य उसको इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। अभी तक लोग नहीं आए आगे अपने आप लगवाने के लिए, ये भी एक बड़ा कारण है। और भारत देखिए बड़ा देश है, तो हर राज्य का अपना एक बन जाता है ट्रेंड, उसमें इन्फेक्शन ज्यादा हो सकता है और राज्यों में इसके बाद ज्यादा हो।
ये हमने पहले भी देखा था कि हर राज्य का अपना पीक आया था और उसके बाद पूरे देश में हर राज्य में यूनिफॉर्मली कम होना शुरू हो गया था। तो मैं समझता हूं कि इसमें दोष प्रत्यारोप लगाने की बजाय लोग इस बात का समाधान करें कि एक तो टीकाकरण अभियान को किस तरह से गति दी जाए, बिल्कुल, और जैसे बताया गया कि करीब हमारे पास 80 करोड़ डोज हैं उपलब्ध हैं, तो डोजेस की कोई कमी नहीं है भारत में। चाहे हमने वैक्सीन मैत्री भी की हो, उसमें बहुत सारी करीब उतनी ही 63 मिलियन वैक्सीन बाहर भी भेजी है, तो ये एक बहुत बड़ा भारत के लिए गर्व की भी बात है। और आगे आने वाले समय में कैडिला, लेकिन डॉक्टर मिश्रा मुझे एक बात समझाए, आप नंबर ऑफ पेशेंट से दिन रात डील करते हैं, लोगों के बीच वैक्सीनेशन लगवाने को लेकर एक जो झिझक की बात कही जा रही है, जिस वजह से लोग खुद से सामने आकर वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहे, यहाँ तक कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन्होंने भी काफी हद तक वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया था। आपको इसके पीछे की, इस झिझक के पीछे की क्या वजह नजर आती है? क्यों आखिरकार लोग इतना डर रहे हैं अब भी? देखिए, मैंने तो ट्रायल में भी हिस्सा लिया, वैक्सीन भी लगवा ली है। हाँ। लेकिन ये जरूर भ्रम रहा शुरू में लोगों में भी, और जिस तरह से साइड इफेक्ट्स की बात काफी चर्चा हुई। देखिए, हर चीज का एक अपसाइड होता है, एक डाउन साइड होता है। अब नो डाउट, साइड इफेक्ट्स को इतना ज्यादा हमने मीडिया में डिस्कस किया, लोग डरने लगे कि यार हम कोई रिएक्शन ना हो जाए, हमारी कहीं मौत ना हो जाए, जबकि हम लोग बार बार आपके माध्यम से भी कह रहे हैं कि भाई देखिए, अभी तक वैक्सीन से रिलेटेड कोई किसी की मृत्यु नहीं हुई है, वैक्सीन बराबर सेफ हैं। लेकिन वो भ्रम की स्थिति, फिर कोवैक्सीन के बारे में थोड़ा पॉलिटिसाइजेशन हो गया जनवरी में, जब उनका अप्रूवल मिला, उससे भी लोगों में भ्रम आया। स्वास्थ्य कर्मियों ने भी ये कह दिया कि हम कोवैक्सीन नहीं लगवाएंगे, और कहीं एक ये स्टेटमेंट कहीं से आ गया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं इसी पर आऊंगी विपिन शर्मा, मैं इसी मुद्दे पर आपके पास आना चाहूंगी। जो बड़े बड़े नेताओं की तरफ से, बड़े बड़े चेहरों की तरफ से जो कहा गया कि भाई ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे, वैक्सीन पर भरोसा कैसे कर ले, बीजेपी की वैक्सीन है ये, तो हम तो भरोसा करेंगे नहीं, हमारी जब सरकार आएगी तब हम वैक्सीन लगवाएंगे। विपिन शर्मा, ये बहुत बड़ी वजह लोगों के बीच एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने की, ये हिचक, ये हेजिटेशन होने की। देखिए, लेकिन उसमें भी घूम फिर के सरकार पे दायित्व आएगा, और यहाँ पर दोनों सरकारों पे, केंद्र की सरकार, राज्य सरकारों में, कि यहाँ पर अगर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को उपलब्ध कराती है, मुहैया कराती है यहाँ पर वैक्सीन, तो वो ये सुनिश्चित करे, राज्य सरकारों का दायित्व बन जाता है कि वो उसको वेस्ट ना करें, उसको व्यर्थ न जाने दें, उसका सदुपयोग करें सही मायने में। और यहाँ पर मैं दिल्ली सरकार की विशेष तौर से सराहना करनी पड़ेगी कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने जो अभियान करा, कि आपने जिस तरह से एक जन जागृति लाने में, चाहे वो टीवी के माध्यम से बार बार एक जो उनकी तरफ से उन्होंने लोगों को सावधान करा कि आपने जब ये टीका लगवा भी लिया उसके बाद भी आपको सावधान रहना है। हाँ। उन्होंने अपने माता पिता जी का भी उदाहरण दिया, यहाँ पर लोगों के जो मन में भ्रम थे, ये देखकर देखिए, ये समझना पड़ेगा कि जब तक हम कोरोना को कैसे मात दे पाएंगे। ये वैक्सीनेशन है, इसका तो स्वागत करना चाहिए। ये किसी राजनीतिक दल का नहीं है, ना भाजपा का है, ये तो हमारे महान वैज्ञानिक जो है उनको सलाम जाता है, उनको श्रेय जाता है। यहाँ पर अब समझना पड़ेगा कि दो बातें, कि एक जो एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं, जिस राज्य में भी हो, हमारे हिंदुस्तान के अभिन्न हिस्से हैं सारे के सारे। दूसरी बात, अगर ये वैक्सीनेशन उसका सही मामले में सदुपयोग नहीं होता, तो वहां पर जिस राज्य में हो रहा है वहां पर उनको अभियान अपना और उसको मजबूत करना पड़ेगा, तभी ताकि लोगों में जन जागृति आए वैक्सीनेशन को लेकर। और जो हल्के में ले रहे हैं, जितने नियम हैं उसका जो उल्लंघन हो रहा है जिस तरह से खुलेआम, तो वो ऐसे में अजय वर्मा जी, क्या विपक्ष का भी दायित्व नहीं बनता है लोगों के बीच इस जागरूकता को बढ़ाना कि भाई आप सामने आइए, भ्रम की स्थिति से बाहर निकलकर वैक्सीन लेने के लिए इनिशिएटिव लीजिए? आप लोगों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से ऐसे क्या प्रयास किए गए? अब विपक्ष के जितने स्टेट्स के पार्टी कांग्रेस की छोड़ दीजिए, हर स्टेट जागरूक है। आप केवल महाराष्ट्र का नाम ले रही हैं, आप उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, इनके नाम नहीं ले रही हैं। आपकी तीसरी सरकार है और क्या है? नहीं, गुजरात में भी आंकड़े डरावनी है। पूरी तरह से जागरूक है। राजस्थान ले लीजिए, चाहे पंजाब ले लीजिए, चाहे झारखंड ले लीजिए, सुन लीजिए, और चाहे कहीं भी, चाहे आप ये देखिए इस वक्त की विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को कतई भी किसी भी तरह से कोरोना के मामले में लापरवाही नहीं बरत रहा है।
कोई टीवी दिखाए तो या ना फिर जो दिखाए, केंद्र तो सरकार की मुख्यमंत्री तरफ वहाँ के से कांग्रेस के लोग, वैक्सीन जो की नेता डोजेस और आपके विपक्ष पास के लोग भिजवाई पूरी जा तरह रही से है, कोरोना की वो लड़ाई वेस्ट लड़ क्यों रहे हो हैं। रही है? पहले वो इंतजार था ताली वैक्सीन थाली कब नहीं आएगी, बजवा और रहे डॉक्टर हैं। साहब ने कितनी बड़ी बात वो बोली कि केवल 80 करोड़ केवल चुनावी वैक्सीन रैली है कर हमारे रहे हैं। पास। भूपेंद्र जी, शायद आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का आप जब मीटिंग हुआ था तो उसको आपने नहीं सुना है। देखिए, महाराष्ट्र में भी वो समस्या है, आपको जागृति आपको लाना पड़ेगा। उन्होंने खुद उस समय जब मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग हो रही थी तब उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 10% वैक्सीन जो है कि वो बर्बाद हो रहे हैं। तो वो एक बड़ी राशि थी। एक तेलंगाना का भी उन्होंने जिक्र किया था कि वहाँ 14% हो रहा है। तो देश में सबसे ज्यादा 14% तेलंगाना और 10% उत्तर प्रदेश। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद उदाहरण दिया। तो बोल रहे हैं जहाँ पर खामियां ऐसे हैं, स्थिति में उसको जब उजागर तक कर रहे हैं। तालमेल नहीं बनाया जाएगा और केंद्र राज्य मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक चीजें नहीं होंगी। तो तालमेल हम नहीं बनाएंगे, तालमेल आप नहीं बनाएंगे। तालमेल दरअसल दोनों विपक्षी दलों को आपस में बनानी होगी। सबसे बड़े दल कांग्रेस माने जाते हैं, बीजेपी माने जाते हैं। ठीक है अरविंद जी, तालमेल बनाने की अल्टीमेटली जिम्मेदारी किसकी बनती है? आप लोगों की बनती है। आप लोगों को 4 कदम ऊपर उठकर तमाम राज्य सरकारों को कॉन्फिडेंस में लेते हुए ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। शिल्पा जी, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। मैंने प्रारंभ में ही कहा कि कोरोना जैसे महामारी को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। डे 1 से केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार राज्यों के साथ तालमेल बैठा के काम कर रही है। और जो लड़ाई, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, जो लड़ाई इस देश ने, जो लड़ाई हिंदुस्तान ने, भारत ने लड़ा है, वो पूरे विश्व में काबिले तारीफ है। लेकिन मैं कांग्रेस के जो नेता बैठे उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आपको वैक्सीन दी जाती है और उसका 50% बर्बाद कर देते हैं और उसको स्वीकार भी नहीं करते हैं और ये भी नहीं कहते कि हम कोशिश करेंगे कि कम बर्बाद हो, तो ये शर्मनाक है। मैं कांग्रेस के नेता से कहना चाहता हूं कि कोरोना टाइम में जब डॉक्टरों की सैलरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट 50% कम कर देती है, ये शर्मनाक है। मैं कहना चाहता हूं जब कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी जानी चाहिए तन मन से। उस समय आप सचिन वाजे के चक्कर में, अनिल देशमुख के चक्कर में और भ्रष्टाचार में आप लिप्त रहते हैं और कोरोना आपके प्रियॉरिटी पे नहीं आती है। ये शर्मनाक है। अभी आप माननीय प्रधानमंत्री जी पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे वो बांग्लादेश गए थे। क्या बांग्लादेश जाने से महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ा है? बांग्लादेश जाने में और महाराष्ट्र के कोरोना हाइट में क्या संबंध है? आप इसका जवाब देंगे? आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कभी भी आप इस विषय पे टिक के बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है आपके पास जवाब नहीं है। घुसे हुए बैठे हो, 30 सीटों में से 26 जीत रहे हो। अजय जी, कोरोना पर आ जाते हैं ना, क्यों हार क्यों जीत भाई, यहाँ लोगों की जान। अरविंद जी और अजय वर्मा जी, आप दोनों से ही मेरी दरख्वास्त है सर, यहाँ पर हार जीत की बात को एक बार को साइडलाइन करते हुए क्या हम लोगों की जान पर बात कर सकते हैं? कोरोना की जानलेवा लहर की बात कर सकते हैं। 45 और 60 की उम्र की जो श्रेणी है, हाँ। उसमें जो 27 करोड़ लोग आते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। हाँ। यहाँ पर वो कितना हमारे को सक्षम होगा कि हमारे को देश को उभारने के लिए कोरोना काल से। हाँ। 27 करोड़ पूरे 130 करोड़ देशवासियों में, देखिए ये बड़ा अच्छा है। ये जो कदम हुआ है, कितना उसको कैसे अमल होता है आपस में, वही वाली बात आएगी घूम फिर के कि केंद्र सरकार राज्य सरकार आपस में क्या तालमेल बिठाते हैं। ठीक है, तालमेल बिठाने पर तो सवाल है ही। जल्दी से राहुल जी, इसके बाद मुझे डॉक्टर मिश्रा से सवाल लेना है। देखिए, यहाँ पे बार बार हो रहा है कि कोरोना को लेकर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं जैसा पुराने तरफ में ध्यान देता हूँ, सबसे पहले कोरोना को लेकर राजनीतिकरण की कहानी बिहार के चुनाव में शुरू होती। उस समय बीजेपी ने ये चीज़ कहा था कि हम बिहार में आएंगे तो हम कोरोना वैक्सीनेशन फ्री करेंगे। फिर पश्चिम बंगाल में भी इस तरह की चीज़ें कही गई थी। जबकि हम लोग भारत में हमेशा देखते रहे कि वैक्सीनेशन का जो भी कार्यक्रम भूतकाल में चला है। 3 बार आरोप लगाए। नहीं, मैं एक सेकंड प्लीज, मैं सबों के ऊपर सवाल करने दीजिए। एक बार सवाल पूरा होने दीजिए। मेरा सवाल नहीं होता है, प्लीज इसका जवाब मैंने सुन तो लीजिए पहले आप। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, भारत में 1952 से, सुन लीजिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। अरविंद जी, आपके पास आऊंगी। अरविंद जी, 1952 से देश में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। वैक्सीनेशन के मामले पे चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दुनिया की कोई भी पार्टी हो, ठीक है, उन सबों को एक प्लेटफॉर्म पे आके ही काम करना पड़ेगा। देखिए, अभी मैंने कहा ना, अभी मैं कह रहा हूँ कि देखिए, महाराष्ट्र में अगर डॉक्टरों को वेतन नहीं मिला, आप उसकी आलोचना कर रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए, मेरे स्टेटमेंट पूरे नहीं हुए। राहुल जी, आप जवाब आप एक चीज बताइए, एक एक करके सर, एक एक करके सर, आप एक सुन लीजिए, मैं सुन रहा हूं आपके बात। एक सेकंड बस, जवाब तो ले लीजिए। एक लाइन में बोल रहा हूँ। अच्छा बोलिए, आप ये बताइए, महाराष्ट्र के डॉक्टरों को वेतन नहीं मिल रहा, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। लेकिन साथ ही साथ 260 डॉक्टरों को क्यों आपने सही माना है?
700 डॉक्टर से ऊपर शहीद हुए, उसका उत्तर भी तो दे दीजिए। ठीक है, जो कोरोना वॉरियर शहीद हुए हैं उस पर भी जवाब दीजिएगा, जल्दी से बोलिए। अरविंद जी बोलिए। भाजपा पे आरोप लगाए और जवाब न सुने, ये ठीक नहीं है। देखिए, जब चुनाव होते हैं तो हम संकल्प पत्र लाते हैं, संकल्प पत्र में हमें जनता को बताना होता है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या क्या करेंगे। उसमें कोई वादा करना, कोई संकल्प करना, ये कोई बुराई नहीं है। लेकिन रह गई महामारी की बात, तो डे वन से हमारी केंद्र सरकार ने कोशिश किया है कि कोरोना के मुद्दे पे कोई राजनीति न हो, और इसकी सराहना विपक्षियों की जहाँ राज्य सरकार है उन लोगों ने भी किया है, चाहे कैप्टन अमरिंदर हो या उद्धव ठाकरे जी हो या छत्तीसगढ़ के इनके मुख्यमंत्री हो या राजस्थान के हो। ये इस बात का सबूत है कि केंद्र सरकार ने कभी भी कोरोना के मुद्दे पर राजनीति नहीं किया। चलिए ठीक है। अजय वर्मा जी आप किस काम में लगे हुए हैं? ठीक है सर, आप ही के पास आ रही हूँ, सवाल तो सुनिए। अब आप लोग किस काम में लगे हुए हैं ये बता दीजिए। आप लोग इन आंकड़ों को थामने के लिए क्या ऐसे ब्लूप्रिंट के साथ मैदान पर काम कर रहे हैं, धरातल पर उतर कर काम कर रहे हैं? जरा आईना दिखा दीजिए ना बीजेपी वालों को कि देखिए कांग्रेस ये प्रयास कर रही है, आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए, बताएं। देखिए, राहुल लाल की बातों का जवाब नहीं देंगे, मैं सहमत हूं पूर्णतः राहुल की बातों से, सुन लीजिए। और दूसरा, अगर आप बहुत ज्यादा करेंगे तो आर्टिकल 124A के तहत आपके खिलाफ भी और मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। क्या बकवास कर रहे हैं राहुल वर्मा जी? सारे टीवी चैनल्स में बोलते रहते हैं और सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं, ये खूबसूरती है लोकतंत्र की। उनसे पूछिए किसने नोटिस दिया? अरविंद जी बात पूरी होने दीजिए सर, प्लीज डोंट इंटरफेयर। जब आप बोलेंगे फिर वो भी बीच में इंटरप्ट करेंगे, दोनों में से किसी की आवाज क्लियरली जनता तक के पास नहीं जा पाएगी। अरविंद जी प्लीज डोंट इंटरफेयर। अजय जी जल्दी। नहीं, लेकिन उनसे कहिए मुद्दे पे जवाब दें, भाजपा पे अनर्गल आरोप न लगाएं। अनर्गल आरोप लगाएंगे तो मैं बोलूंगा, मैं चुप नहीं रह सकता हूँ। अजय जी प्लीज, समय की कमी है, कंप्लीट योरसेल्फ फास्ट। आप अपना काम करिए, लोकतंत्र में जो एंकर पूछेंगी उसका जवाब दिया जाएगा। बोलिए अजय जी जल्दी से, आखिरी कमेंट आपका। आखिरकार कोरोना के खिलाफ ये जंग किस तरफ आगे बढ़ती हुई, क्योंकि आंकड़े तो ये बहुत ज्यादा डरावने वाले। बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से राहुल गांधी सचेत करते रहते हैं, जागृत करते रहते हैं। सोनिया जी, प्रियंका जी, अजय वर्मा और हमारे सारे लेकर नेता हम लोग पूरी तरह से कोरोना के खिलाफ लगे हुए हैं। ठीक है, लगे हुए हैं। देखते हैं महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े कितनी तेजी के साथ आप लोग डाउन करने में कामयाब हो पाएंगे, ऐसा क्या तरीका ढूंढते हैं? चलिए ठीक है, दीपेंद्र शर्मा आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर। क्या दिशा निर्देशन दे सकता है? हिंदुस्तान की तारीफ करी थी कि हमने लॉकडाउन की घोषणा सही समय ये लोग एक तरफ सुन लीजिए, एक मिनट, कोरोना योद्धा दोबारा देश लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ता हुआ, महंगाई से पानी नहीं करना चाहिए, ये समय है सावधान रहने का। अभी सफर लंबा है, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग ठीक है, जारी रहना चाहिए। सफर अभी लंबा है। राहुल लाल जल्दी से 10 सेकंड आपके पास। भारत में राजनीतिक अभी भी लोगों के रोल मॉडल है। सबसे पहला तो मैं अभी भी कहूंगा कि उनको अपने ही आचरण में सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल दिखाना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, केंद्र सरकार के पास आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के कारण पर्याप्त शक्तियां हैं। जैसे उसने पिछले बार उन शक्तियों का प्रयोग किया था, एकीकृत ढंग से कोरोना से लड़ने के लिए उन शक्तियों का प्रयोग वो फिर से करे। चलिए ठीक है, अरविंद जी जाते जाते जरा आश्वासन दे दीजिए, क्योंकि आप लोगों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है। राज्य सरकारों को, आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना है। बिल्कुल सही कहा, भारतीय जनता पार्टी सरकार कोरोना को लेकर कृत संकल्प है, इसको दूर करने के लिए। भाजपा सरकार कभी कोरोना को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखती है। सभी लहर थमेगी, लहर थमेगी, जल्दी लहर थमेगी। आंकड़े देखेंगे हम गिरते हुए, आंकड़े देखेंगे हम गिरते हुए। अरविंद जी बार-बार बैठते रहे और आगे भी बैठक करते रहेंगे, समन्वय करते रहेंगे। चलिए ठीक है, बैठकें तो करते रहेंगे, लेकिन उन बैठकों का असर किस हद तक आंकड़ों में गिरावट के तौर पर देखा जाता है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए मेरे पास समय बस इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल तो कोरोना की लड़ाई खतरनाक मोड़ पर आई। अब या तो आंखें खोल लो, लापरवाही बरतना छोड़ दो, या फिर आंखें खोलने लायक ही नहीं रहोगे, क्योंकि जान ही नहीं बच पाएगी। ऐसे में अब खुद की जिम्मेदारी को समझते हुए मास्क लगाइए, हैंड सैनिटाइज कीजिए, 2 गज की दूरी का हर हाल में पालन कीजिए, अगर आपको अपनी और अपने अपनों की जान बचानी है तो, वरना आपको कोई नहीं बचा सकता। ये कोरोना महामारी है, इसकी किसी से यारी नहीं है। चलिए मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए
सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।